हेलो बच्चों, आज हम ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेसन सेकंड। 12th क्लास जो है वो मेनली मानव भूगोल से रिलेटेड है, मतलब मानवों से जुड़ी हुई क्रियाएं, मानव क्या करता है, अपनी गणना कैसे करता है, कहाँ रहता है, किस तरह रहता है, ये सारी चीजें हम 12th में पढ़ेंगे। क्योंकि 11th में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि हमारा एनवायरमेंट कैसे क्रिएट हुआ। मतलब हमने एक तरीके से मेन 11th को पूरा ज्योग्राफी में जो है वो हमने क्या पढ़ा था, प्रकृति भूगोल के बारे में। हमारी जो 11th क्लास थी वो प्रकृति भूगोल से रिलेटेड थी, और हमारी जो 12th क्लास की बुक्स है ज्योग्राफी की वो मेनली मानव से जुड़ी हुई है, मतलब मानवीय की क्रियाओं के इर्द गिर्द ही घूमती है। जैसे आपका सेकंड चैप्टर ही देख लो, विश्व जनसंख्या, वितरण, घनत्व और वृद्धि। तो ये भी मानवों से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या का तो मतलब ही होता है लोगों की संख्या, जनसंख्या। तो जनसंख्या की डेफिनेशन भी आती है एग्जाम्स में, आप ये लिख लीजिए या आप इसको समझ लीजिए क्या है जनसंख्या का मतलब। जनसंख्या का मतलब होता है कि किसी भी राज्य, प्रदेश या स्थान पर बसे हुए कुल लोगों की संख्या, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं। अगला है आपका जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण भी कभी कभी सिर्फ डेफिनेशन, परिभाषा के रूप में पूछा जाता है। इसका मुख्य जो है वो हमें आगे स्लाइड में बताऊंगी आपको। पहले आप जनसंख्या वितरण की परिभाषा को समझ लीजिए कि किसी भी भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार फैले हुए हैं, वितरित हैं, कहीं पर कम तो कहीं पर ज्यादा। ऐसा तो है नहीं कि हर जगह जनसंख्या एकदम एक समान रूप से वितरित है, कहीं पर कम और कहीं पर ज्यादा होती है ना जनसंख्या का वितरण। यही मुख्य और मेन टॉपिक है आपका कि जनसंख्या वितरण जो है वो अलग अलग क्यों है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में हम पढ़ेंगे। जैसे आपके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में ही क्यों रहना चाहते हैं और अन्य प्रदेशों में क्यों नहीं। ये क्वेश्चन तो मेरा आपसे है, आप मुझे बताइए कि जो कुछ लोग होते हैं वो निश्चित प्रदेश में रहना पसंद करते हैं, बाकी अन्य प्रदेशों में नहीं। अब जैसे आप लोगों के सामने मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप लोग रेगिस्तान में रहना पसंद करोगे या मैदानी इलाकों में। तो अब आपका आंसर यही होगा, मैम रेगिस्तान में कौन रहेगा, वहां तो फैसिलिटीज भी नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी होंगी। मैदानी इलाका ठीक है। तो ये रीजन हुआ ना, और ये रीजन कहाँ से मिला, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम इन्हीं कारकों के बारे में, इन्हीं रीजंस के बारे में हम जानेंगे। जैसे देखो, ये आपका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्य 3 ही कारक हैं। मुख्य, अन्य तो आप बहुत सारे दे सकते हो कितने भी, लेकिन मुख्य 3 है, भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब भौगोलिक कारक में भौगोलिक दशाओं की बात आती है कि वहां की भू आकृति कैसी है। अगर उबड़ खाबड़ वाली स्थिति होगी तो वहां पर ज्यादा लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। समतल इलाका होगा, मैदानी इलाका होगा तो वहां पे जनसंख्या निवास करना चाहेगी। दूसरा है आपका जल की उपलब्धता, कहते हैं ना जल ही जीवन है, तो जहां जल वहां लोग। जैसे पुराने जमाने में, आदिकालिक टाइम पे आप लोग ये सोचो कि जितनी भी जनसंख्या होती थी वो सारी की सारी नदियों के पास ही क्यों बसती थी, क्योंकि वहां पानी की उपलब्धता थी। इसीलिए इसलिए जल की उपलब्धता भी मेन है, जहां पानी होगा वहीं पर जनसंख्या निवास करेगी। थर्ड है आपका जलवायु, कि वहां की जलवायु दशाएं कैसी है। मतलब जलवायु का मतलब होता है कि वहां का एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट, वहां कहीं ज्यादा ठंड तो नहीं है, ज्यादा गर्मी तो नहीं है, या ज्यादा वहां पर सूखा तो नहीं पड़ा रहता। नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, नॉर्मल सामान्य तापमान होना चाहिए जहां इंसान रह सके। रहते तो इंसान बर्फ में भी है, लेकिन वो सिर्फ किस लिए जाते हैं, घूमने के लिए, रहने के उद्देश्य से नहीं जा सकते, क्योंकि ह्यूमन बॉडी को जो जलवायु अडॉप्ट कर सकता है वो उसी जलवायु में रहना पसंद करते हैं। थर्ड है आपका मृदा, सॉइल, जहां पर मृदा उर्वरक होगी, जहां पर मृदा उर्वरक होगी, जहां फसलें अच्छी होंगी, वहीं पर ही लोग रहना ज्यादा पसंद करेंगे। जैसे मैदानी इलाके, आपने अपनी 11th क्लास की बुक में पढ़ा होगा मृदाओं के बारे में, एक मृदा का पूरा चैप्टर ही था जिसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मृदा, मिट्टियों के बारे में पढ़ा कि कौन सी जो मिट्टी होती है वो उर्वरक होती है और कौन सी उर्वरक नहीं होती है। तो जो उर्वरक होती है वहां पर ज्यादा अच्छी फसलें उग सकती हैं, इसलिए लोग वहां रहना पसंद करते हैं। सेकंड कारक है आपका आर्थिक कारक। अब आर्थिक कारक में देखो, मेन है आपका खनिज। आर्थिक कारक कैसे, अब जहां पर खनिज वगैरह निकलेंगी, मिनरल्स निकलेंगे, वहां लोग क्यों रहना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर नगरीकरण होगा,
औद्योगिकरण होगा और लोग वहां पर बसेंगे अपने कारोबार के लिए, कमाने के लिए, सुख सुविधाओं को पाने के लिए। ये है आर्थिक कारक। थर्ड है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में क्या वो चीजें आती हैं? सामाजिक तो आपको पता ही है, राजनीति से जुड़ी हुई, कि राजनीतिक अगर शांति है तो लोग वहां रहना पसंद करेंगे और राजनीतिक अशांति है तो लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। अब राजनीतिक शांति और अशांति का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा कि कभी कभी राजनीतिक दंगे हो जाते हैं नेताओं के आपसी मतभेदों के कारण, या कई बार बाहर से भी कई कंट्रीज जो बॉर्डर के पास लगी हुई है उनके आसपास इलाकों में रहना लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वहां पर राजनीतिक अशांति होती है, इसीलिए। सेकंड है आपका धार्मिक स्थल। धार्मिक स्थल तो आपको पता ही है कि अगर कोई भी स्थल धार्मिक है उसके आसपास आप लोग रहना पसंद करते हो। जैसे मक्का मदीना हो गया, वहां लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे वैष्णो देवी के आसपास का इलाका हो गया, हमारे मुंबई में गणेश जी का जो मंदिर है, सिद्धि विनायक। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, लोग धार्मिक स्थल पर रहना पसंद करते हैं कि हमें अपने भगवान के पास रहना है, अब चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ठीक है। सांस्कृतिक महत्व तो आपको पता ही है कि जैसी हमारी संस्कृति है हमें उस संस्कृति में रहना अच्छा लगता है, जो संस्कृति हम सेलिब्रेट करते हैं। जैसे अगर हम हिंदू हैं तो हम हिंदी कम्युनिटी में ज्यादा रहना पसंद करेंगे, जो मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी में ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो ऐसा कुछ मैटर नहीं है, लेकिन हाँ सांस्कृतिक महत्व कैसे, क्योंकि कोई फेस्टिवल होता है तो वो हम अपनों के साथ मना लेते हैं। इन सारे फैक्टर्स, इन सारे कारकों के कारण जो है वो जनसंख्या इधर उधर बिखरी हुई रहती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो मिल ही गया होगा कि कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में ही क्यों निवास करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका जनसंख्या की वृद्धि। अच्छा, जनसंख्या वृद्धि की पहले डेफिनेशन देख लो क्योंकि ये आती है एक मार्क्स में। किसी भी दो समय अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाले लोगों की संख्या या जनसंख्या में परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। हाँ, किसी भी दो समय अंतराल में, जैसे 2011 में हमारा एक जनगणना हुई थी, अब 2021 आएगा। वो तो कोरोना वायरस आ गया ना, इस चक्कर में जनसंख्या पे थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। अगर कोरोना वायरस नहीं आता तो ये देखो 2011 से 21 के बीच में, दो समय अंतराल के बीच में भारत देश में जो परिवर्तन आया जनसंख्या में, मानो अगर उस टाइम पर 100 अरब जनसंख्या थी और 2021 में 2100 अरब हो गई, तो डिफरेंस हुआ ना, बढ़ा ना जनसंख्या। तो वही डिफरेंस जो है दो समय अंतराल के बीच में हुए चेंजेस को ही जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। अब जो जनसंख्या वृद्धि होती है ना, आप ये कंसेप्ट अपने दिमाग से निकाल दो कि जनसंख्या वृद्धि का जो मतलब होता है वो बढ़ना होता है। वृद्धि का मतलब होता है भूगोल में, ज्योग्राफी में परिवर्तन से। जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है परिवर्तन, जनसंख्या परिवर्तन। अब जनसंख्या परिवर्तन कैसे है? जनसंख्या परिवर्तन नकारात्मक और सकारात्मक दोनों हो सकती है। कहीं पेपर में आपसे पूछ ले जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक होती है कैसे? अब आपको पता ही नहीं है, जनसंख्या वृद्धि का मतलब तो बढ़ना होता है, अब आप लगा दो ऋणात्मक कैसे हो सकता है, घट कैसे सकता है? तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो धनात्मक तब होती है, पॉजिटिव तब होती है, ज्यादा तब होती है जब लोगों का जन्म दर अधिक हो और मृत्यु दर कम हो और लोग स्थायी रूप से उसी देश में बसे हुए हों, तब होती है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि। जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि कब होती है? ऋणात्मक वृद्धि तब होती है जब दो समय अंतराल के बीच में जनसंख्या या तो प्रवास कर चली जाए या तो वहां पे जन्म दर कम हो और मृत्यु दर ज्यादा हो, तब होती है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि। ऋणात्मक वृद्धि समझ में आई कि उस प्रदेश में वृद्धि जो थी ज्यादा नहीं हुई, जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से कम है, उसे कहते हैं ऋणात्मक वृद्धि। अच्छा, एक मार्क्स का कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? प्राकृतिक वृद्धि मतलब जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच का जो अंतर है बस वही होता है तुम्हारा प्राकृतिक वृद्धि। वास्तविक वृद्धि क्या होती है ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो वास्तविक वृद्धि का मतलब होता है कि जन्म में से मृत्यु तो घट ही गया, लेकिन आप्रवास और उत्प्रवास में भी उनका डिफरेंस,
इन दोनों का डिफरेंस ऐड कर देना है, इन दोनों के अंतरों को ऐड कर देना है, जो अंतर आया हुआ है उनको ऐड कर देना है, वही होगी आपकी वास्तविक वृद्धि। अब आपको ये आप्रवास और उत्प्रवास समझ नहीं आया होगा कि ये आप्रवास क्या है। आप्रवास मतलब आते हैं लोग, उत्प्रवास मतलब इस स्थान से छोड़कर जाते हैं लोग, उनके बीच का अंतर। समझे? तो हम आगे चलते हैं। जनसंख्या में वृद्धि तो आपने पढ़ लिया। अब जनसंख्या में जो परिवर्तन आता है ना, उनके भी कुछ मेन घटक हैं, उनके भी कुछ मेन घटक हैं, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। जन्म दर का हमेशा एग्जाम में डेफिनेशन ही आता है ज्यादातर। इससे जुड़ा हुआ ये फॉर्मूला है कि जन्म दर कैसे निकाला जाता है। तो जन्म दर निकाला जाता है कि किसी वर्ष विशेष में जीवित जन्मे बच्चों को भाग किया जाएगा किसी क्षेत्र विशेष वर्ष में मध्य जनसंख्या और मल्टीप्लाई में 1000, कि 1000 बच्चों में से जीवित बच्चे कितने जन्म ले रहे हैं। इसी तरह से मृत्यु दर की भी बात हो रही है। मृत्यु दर कैसे निकलता है कि मृतकों की संख्या निकालनी है अनुमानित जनसंख्या में से और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1000 से, तो ये हमारा मृत्यु दर निकल आएगा। और आपका मेन घटक है प्रवास, जो कभी भी स्टेबल नहीं होता। प्रवास तो इंसान करता ही रहता है, चाहे वो किसी भी पर्पज से हो। तो प्रवास की डेफिनेशन देखो, परिभाषा देखो। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इसी प्रक्रिया को प्रवास कहते हैं। अच्छा, ये प्रवास की प्रक्रिया तो समझ में आ गई कि लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, उसे प्रवास कहते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए, आप मुझे बताइए कि क्या आप सोच सकते हैं कि लोग किन किन कारणों से प्रवास करते हैं। अब ये जो कारण है, इन्हीं कारणों को कारक कहा गया है, इन्हीं कारणों को कारक कहा गया, और ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से। जो ये कारक है ना, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है और ये एग्जाम में हर बार पूछता है। उससे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, ये जो दो टॉपिक दिए हुए हैं, दो वर्ड्स दिए हुए हैं, इनका मतलब समझिए। उद्गम स्थान और उत्प्रवास। उद्गम स्थान, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं अभी अपने घर पे हूँ, तो ये मेरे लिए उद्गम स्थान है। मुझे जाना है अपने स्कूल, तो वो मेरा गंतव्य स्थान है। ठीक है, वो मेरा आप्रवास है कि मैं वहां जा रही हूँ। किस चीज के लिए जा रही हूँ, वो चीजें मुझे क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं, वहां मुझे ज्ञान मिलेगा, मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे, मेरी नॉलेज पॉलिश होगी। तो ये सारी चीजें जो होती है, ये हमारा गंतव्य स्थान होती है। और ये उत्प्रवास, उद्गम स्थान, जहां से हम चलते हैं प्रवास के लिए। समझे? तो चलिए हम इन दो टॉपिकों को अब समझते हैं। प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक। प्रति का तो मतलब आपको पता ही होगा, अपोजिट, कि हम किसी स्थान को किन कारणों से छोड़ सकते हैं। प्रतिकर्ष कारक, किसी स्थान को आप किन कारणों से छोड़ सकते हो। अगर आपके गांव में रोजगार नहीं है तो आप तब छोड़ोगे, बेरोजगारी के कारण, या कोई इतनी भयंकर महामारी फैल गई, जैसे अभी फैली ही है कोरोना वायरस, तो आप लोग उस महामारी के चक्कर में अपने घर की ओर, अपने परिवार की ओर पलायन कर गए। तो ये महामारी भी जो होती है वो प्रवास के लिए आपको फोर्स करती है कि ये जगह छोड़कर जाओ। या प्रतिकूल जलवायु, आप उस जलवायु के अकॉर्डिंग अपने आप को नहीं ढाल पाते तो आप चले जाते हो। या राजनीतिक अशांति जब होती है तब आप लोग पलायन करते हो। और भी अन्य बहुत सारे कारक हैं जिनके कारण आप क्या करते हो, प्रवास करते हो, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो। और अपकर्ष कारक, कि आप वहां आते हो, किसी स्थान पर आ रहे हो। किसी स्थान पर क्यों आ रहे हो, जैसे गांव से लोग रोजगार के लिए आते हैं, बेहतर अवसर और सुविधाओं के लिए आते हैं, शिक्षा की सुविधा के लिए आते हैं, अनुकूल जलवायु के लिए आते हैं, राजनीतिक शांति होती है इसलिए आते हैं। मतलब यहाँ पर आपको वो सारे बेनिफिट्स बता देने हैं जो आपको किसी एक अच्छे मेट्रो सिटीज में एक अच्छी जगह पर मिलता है। जैसे आप एक एग्जांपल ले लो कि लोग गांव से किन किन कारणों से आ जाते हैं, गांव क्यों छोड़ देते हैं, क्योंकि वहां बेरोजगारी होती है, बीमारियों का इलाज ठीक से नहीं हो पाता, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती,
और अपकर्ष कारक में क्या होता है, शहरों में क्यों आ जाते हैं, क्योंकि वहां पर रोजगार होता है, शिक्षा की सुविधा होती है, बेहतर अवसर होते हैं, इलाज हो जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं होती, इन सारे कारणों से हम क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अब जनसंख्या घनत्व को समझने के लिए आपको ये एक उदाहरण समझना पड़ेगा और उसके लिए फॉर्मूला समझना पड़ेगा। ये फॉर्मूला कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि फॉर्मूला लिख दीजिए 1 मार्क्स में, ऐसे ऐसे कुछ। तो देखिए उदाहरण के लिए कि एक प्रदेश है, क्षेत्रफल है उसका 100 वर्ग किलोमीटर, 100 वर्ग किलोमीटर है और वहां की जनसंख्या है आपकी 1,50,000। अब जनसंख्या घनत्व पूछा हुआ है तो जनसंख्या जो है वो ऊपर लिखनी है और जो क्षेत्रफल है वो नीचे लिखना है। फिर इसको डिवाइड कर देंगे और एक वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में 1500 लोग निवास कर रहे हैं। अब आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देकर बताती हूँ। जैसे ये आपका घर है, मान लीजिए इसमें 4 कमरे हैं, एक में आपके दादा दादी रहते हैं, एक में आपके चाचा चाची रहते हैं, एक में आप लोग रहते हैं, एक में आपके बड़े मम्मी पापा रहते हैं। ठीक, अब इनके बच्चे बड़े हुए, इन्होंने उनको, इनके 4 बच्चे हैं, इनके भी 2 बच्चे हैं, इनके 3 हैं। ये जनसंख्या बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो इस लिमिटेड क्षेत्रफल में, लिमिटेड क्षेत्रफल में ही लोगों की संख्या बढ़ती गई। और बढ़ते रहने से क्या होगा, पहले इस परिवार में 9 लोग रहते थे, धीरे धीरे 12 लोग रहने लग गए, अब एक टाइम आया कि वहां 18 लोग रहने लग गए। तो ये एरिया छोटा होता जाएगा ना, ये एरिया छोटा होता जाएगा। इसी तरीके से सेम ये घनत्व की बात होती है कि जनसंख्या घनत्व, जहां ज्यादा लोग बसेंगे वहां ज्यादा घनत्व होगा और जहां कम लोग बसेंगे वहां घनत्व कम होगा। समझे? चलिए फिर हम आगे चलते हैं। जनसंख्या घनत्व तो आप समझ गए हैं। अब आपको वृद्धि, इस चार्ट में आपको ये समझना है कि जनसंख्या वृद्धि जो है वो कैसे हो रही है। पुराने टाइम पे ईसा के जन्म से पहले और वर्तमान समय की बात हो रही है। तो 1 अरब जनसंख्या से 2 अरब होने में पूरा 100 वर्ष लगा, मतलब 1830 से 1930 होने में पूरा 100 वर्ष लगा जनसंख्या दुगना होने में। लेकिन अब देखो 2 अरब से 3 अरब होने में मात्र 30 वर्ष लगे, मात्र 30 वर्ष। और फिर अगला 3 से 4 अरब होने में मात्र 15 वर्ष। इसी तरीके से 4 से 5 अरब होने में मात्र 12 वर्ष। इसका मतलब जो हमारी दुगने होने की स्पीड है वो वर्ष कम होने लग गए, जनसंख्या वृद्धि ज्यादा होने लग गई। समझे आप सभी? क्यों? क्योंकि ये सारी सुख सुविधाओं पर डिपेंड करता है कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना, परिवहन की सुविधाएं हो गई, सफाई की चिकित्सा मिलने लग गई, जैव प्रौद्योगिकी आ गई, सूचना कंप्यूटर प्रसार होने लग गया, शिक्षा का विस्तार होने लग गया। तो इस चक्कर में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत। अब जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत जो है ये सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट, वो हमेशा पूछते ही पूछते हैं। जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत का जो उपयोग है किसी क्षेत्र की जनसंख्या के वर्तमान तथा भविष्य की जनसंख्या के अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। ये आप सभी ध्यान रखिए कि जो जनांकिकीय संक्रमण सिद्धांत है वो एक ऐसा सिद्धांत है जो किसी भी जनसंख्या के वर्णन की, वहां की वर्णन के लिए या भविष्य की जनसंख्या के पूर्व अनुमान के लिए कि वहां पर किस तरीके की प्रगति हो सकती है के अनुमान के लिए जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। इस सिद्धांत में बताते हैं कि जैसे ही समाज ग्रामीण, खेतीहर और अशिक्षित अवस्था से, यह अवस्था गलत लिखा है यहाँ पे, अशिक्षित अवस्था से उन्नति करके नगरीय, औद्योगिक और शिक्षित बन जाता है, ये सिद्धांत हमें ये बताता है। तो ये आपका जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का एक मैप है, चार्ट है और ये आपको बनाना है एग्जाम में बहुत ही ध्यान से। इसमें आपको पहले ये देखना है कि ये एक लाइन है ऊपर वाली, इसको कहते हैं जन्म दर वाली लाइन और ये है मृत्यु दर वाली लाइन।
ये 3 अवस्थाओं में होती है। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। इस अवस्था में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अब उतार चढ़ाव कैसे हैं ये देखेंगे। पहले जन्म दर और मृत्यु दर, ये जन्म दर वाली लाइन है ना, और ये मृत्यु दर वाली लाइन। पहले जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ज्यादा थे, मतलब बच्चे जन्म ज्यादा लेते थे और मरते भी लोग ज्यादा थे। फिर क्या हुआ सेकंड अवस्था में? सेकंड अवस्था में ये हुआ कि जन्म दर जो है वो अभी भी ज्यादा है, लेकिन मृत्यु दर में धीरे धीरे गिरावट आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे। थर्ड अवस्था में क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों की दोनों ही निम्न हो गई है। इससे आप ये देख सकते हो कि पहली अवस्था पुराने जमाने के सारे देश इसी में आते थे। पुराने टाइम पे सारे के सारे देश इसी में आते थे। वहां पे जन्म दर भी अधिक हुआ करती थी और मृत्यु दर भी। धीरे धीरे इस अवस्था को लोगों ने अपनाना शुरू करा। और ये अवस्था कैसे आई? जब वहां पर लोग शिक्षित होने शुरू हुए, उनको समझाया गया कि बड़ा परिवार ही समृद्ध नहीं होता है, कम परिवार में भी समृद्धि आ सकती है। धीरे धीरे उन्होंने समझना शुरू किया, शिक्षा का प्रसार हुआ, स्वास्थ्य का प्रसार हुआ, और फिर जाकर ये बिल्कुल ही विकसित क्षेत्र आ गए, जैसे कनाडा और जापान, जहां पर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है। इन अवस्थाओं को हम लिखकर भी परीक्षा में समझाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पर आपको समझाया हुआ है पॉइंट में कि प्रथम अवस्था में जो है उच्च जन्म दर है, उच्च मृत्यु दर है। महामारियां इतनी होती हैं इसलिए लोग मरते भी रहते हैं। और जन्म इसलिए होता था क्योंकि लोगों को ये कंसेप्ट था कि बड़ा परिवार ही संपत्ति होती थी। पुराने जमाने में जितने बच्चे होंगे उतना ही समृद्ध परिवार होगा वो। खेती बाड़ी में ही पूरा जीवन लोग लगे रहते थे। जीवन प्रत्याशा कम क्यों थी? क्योंकि स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, इसलिए लोग उतना नहीं जी पाते थे। कोई भी बीमारी लगती थी तो ज्यादातर इंसान मर ही जाते थे प्रथम अवस्था में। और 200 वर्ष पूर्व सभी देश इसी अवस्था के अंदर आते थे। सेकंड अवस्था में है कि समय के साथ घटती गई क्या जन्म दर और मृत्यु दर, धीरे धीरे घटती गई समय के साथ। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य दशाओं में सुधार आने शुरू हुए। बड़ा परिवार अभी भी संपत्ति था, लेकिन धीरे धीरे कंसेप्ट ये वाला छूटने लगा। तकनीकी का ज्ञान प्रारंभ हो गया। और ये जो अवस्था थी ये ज्यादातर विकासशील देशों की थी प्रक्रिया। द्वितीय अवस्था ज्यादातर विकासशील देशों की थी। और अंतिम थर्ड अवस्था है आपकी घटती जन्म और मृत्यु दर। नगरीकरण हो गया, शिक्षित परिवार हो गया, तकनीकी का ज्ञान हो गया, परिवार का आकार भी नियंत्रित करने लग गए, और जो जनसंख्या की गति थी वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो अब आपको समझ में आया इस मैप में कि इसमें जन्म दर और मृत्यु दर के थ्रू आपको जनांकीय संक्रमण सिद्धांत बताना है और समझाना है। नीचे आपको समय बताया हुआ है कि पहले का समय कैसा था, थोड़ा समय बीच में कैसा हुआ, और आज के विकसित देशों की स्थिति कैसी है। इन अवस्थाओं को ध्यान से समझिए और एग्जाम में भी ध्यान से इसको लिखिएगा। आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आपके लिए जो महत्वपूर्ण था ज्योग्राफी में, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में समझा दिया है। इस अध्याय से जुड़े हुए आपको कोई भी क्वेश्चन हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक। मैं आपको अगली क्लास में मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा बच्चों। हम अगली क्लास में मिलेंगे।